वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर का सिनारियो जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षा बीपीएससी 66 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। इनफैक्ट जो छात्र यहां पर बिहार एसआई का मेंस का तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो छात्र यहाँ पे ईएसआई या स्टेनो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का सिनारियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी परीक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे जो आपको बीपीएससी का पैटर्न है उसके आधारित ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, कुछ उसके डिस्क्रिप्शन भी बताए जाते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। रोज सुबह के 4 बजे ये वीडियो आपके लिए पब्लिश कर दी जाती है, तो रोज सुबह उठकर कम से कम एक काम जरूर करें, करंट अफेयर जरूर पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको इसके टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन का 3 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, इसके अंदर ही आपको आंसर कर देना होगा। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है? तो ये एक योजना है दोस्तों जो कि जी हाँ किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई है। नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। इस वीडियो का पीडीएफ जब मिलेगा आपको तो सारी चीजें आपको उसमें भी क्लियर होंगी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरुआत किया है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ही इसमें देसी और विदेशी शराब का विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क लगाने का ये एक उपाय किया है। ये तो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला भी लिया है ताकि ये जो हमारा इस राज्य का राजस्व है वो बढ़ सके। जी हाँ, विशेष कोरोना टैक्स भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के उन किसानों को उनके धान की फसल पर लाभ पहुंचाने के लिए ही इस योजना का शुरुआत किया गया है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर का राशि जो है उसको लाभ मुहैया करवाया जा सकता है इस योजना के तहत। जी हाँ, जो भी धान किसान बेचेगा उसके तहत उनको क्या मिलेगा? तो मूल्यों का लाभ मिलेगा और वो अच्छी कमाई कर सकेंगे, तो उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दोस्तों एक पॉइंट और है यहाँ पे कि राज्य सरकार के मुताबिक ये जो किसान न्याय योजना है इसके द्वारा किसानों के आय में भी बढ़ोतरी होगी और जिससे कि गरीबी स्तर कमी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो ये पॉइंट है मेन, याद रखिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना मुख्य बिंदु जो है इसका ये छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल के बारे में पूछे तो याद रखिएगा अनुसुईया यूके, नोट कर लीजिएगा इनका नाम। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है यहाँ से छत्तीसगढ़ के बारे में कि इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ था, जो कि ये इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके जीके में भी। तो ये सारे डेटा आपको क्लियर हो गए। यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे 2.55 करोड़ का है, जो कि 2011-12 की जनगणना के ही अनुसार बताया गया है। उसके अलावा कैपिटल सिटी यहाँ पे रायपुर है। अब रायपुर का नाम बदल के दोस्तों यहाँ पे क्या रख दिया गया है? तो अटल नगर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर भी आप कह सकते हैं। वैसे इसका एक इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं उसको, जिसका नाम है बिलासपुर, ये भी आप लिख लीजिएगा, है ना। इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं इसको छत्तीसगढ़ का, जो कि है बिलासपुर। ठीक है दोस्तों, इतना काफी है डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण। तो पॉइंट 1 यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। उनके अनुसार शहरों और गांवों की ओर जा रहे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार में कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए में बढ़ा दिया गया है? तो मनरेगा का जो बजट है इस बार बढ़ाया गया है। देखिए, मनरेगा एक दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाया गया संस्था है, जिसके तहत उन गरीबों को, उन जो बीपीएल के तहत आते हैं मजदूर, उनको रोजगार देने की एक
संस्था है जहां पे इनको रोजगार मिल सके। तो इसमें बजट का प्रावधान बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है ये आपको बताना है। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगर आप यहां पे उत्तर कर रहे हैं बी, यानी कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है इसके बारे में, ये जान लीजिए। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने यही बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार की कमी ना हो, इसके लिए जो योजना है हमारा मनरेगा का, उसमें बजट का इजाफा हम कर रहे हैं, जो कि 40,000 करोड़ का है। कितने का है दोस्तों, 40,000 करोड़ का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों कि वित्त मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बजट करीब 40,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि बजट 61,000 करोड़ रुपए था, जो कि इसमें पहला जो है ये अमाउंट भेजा गया है 40,000 करोड़ का, जो कि इजाफा और हो गया है इसमें। ठीक है, पहले बजट 61,000 करोड़ था, अब इसमें ऐड कर दिया गया है 40,000 करोड़ का और। ठीक है, तो यहां से जो सीधा फायदा होगा वो श्रमिकों को ही मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मजदूरों को अगर फायदा होगा तो इसमें राज्य का भी और देश का भी फायदा होगा। हर राज्यों में जो फायदा होगा तो देश का भी फायदा होगा। तो 85% जो है, यानी कि 85% जो है खर्च केंद्र सरकार दे रही है इसमें, बाकी जो है उस राज्य का जो है वो राज्य उसको देगा खर्च। ठीक है, बाकी का 15%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें कुछ और तथ्य हैं जो कि आपको नोट करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो चीजें मैंने आपको अपडेट की हैं आज, इसके रिगार्डिंग जो मैंने कुछ पॉइंट जो बताए हैं, वही पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वही सारी चीजें। इसको आप एक बार पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। नीचे टेलीग्राम पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, ये रहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं सॉरी, केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जिन्होंने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके भी। ठीक है, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने, इन्होंने हाल ही में अभी एक घरेलू रक्षा और एरोस्पेस का जी है एक कितने रुपए का यहाँ पे, तो याद रखिएगा 400 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए का योजना में मंजूरी दे दी है रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ, ये हमारे राजनाथ सिंह हैं जो कि रक्षा मंत्री हैं अभी, और रक्षा उपकरण के लिए यहाँ पे कुछ परीक्षण योजना चलाई गई है, जिससे DTIS के नाम से, यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के नाम से शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTIS। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क तो जरूर लगा लीजिए, इस पे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश में रक्षा और हवाई क्षेत्र का उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों कि यह योजना जो है 5 साल की अवधि के लिए किया गया है, और इसके दौरान जो निजी उद्योग हैं हमारे, उसमें करीब 6 से 8 नए प्रशिक्षण केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। कितने, तो 6 से 8 नए प्रशिक्षण केंद्र, किसके लिए, तो रक्षा और हवाई क्षेत्रों के उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, उसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट करेंगे कि 75% राशि जो है यहाँ पे, और बाकी का 25% राशि जो है, लागत जो है इसका, वो निजी उद्योग और राज्य सरकारों की ओर से दी जाएगी। ये 75% केंद्र की तरफ से आएगा जो कि रक्षा मंत्री दे रहे हैं, और बाकी 25% वो राज्य या निजी उद्योग जो होंगे उस राज्य के वो देंगे। ठीक है, तो इसको पूरे देश भर में लागू करने की योजना है। तो ये एक रक्षा उपकरण परीक्षण योजना, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि योजना से ये दूसरा क्वेश्चन है अभी का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है यहां से DTIS। ठीक है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज और कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन की, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं अन्नू सुजमान का अभी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कभी कभी देखते होंगे उनके जो हाल ही में लोग निधन किए रहते हैं उनके बारे में भी जरूर पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो दूसरी चीज है यहाँ पे कि अभी हाल ही में एक हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं ऋषि कपूर जी, उनका भी निधन हुआ है, उनके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर इरफान खान है, उनका भी निधन हुआ है, उनकी बीमारी के बारे में पूछ सकता है कि कौन सी बीमारी से वो डेथ हुए। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खैर, हम बात करेंगे इन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है ये 83 वर्षीय जिनका निधन हो गया है दोस्तों। वो पूछ रहे हैं कि किस देश के वो राष्ट्रीय प्रोफेसर थे
तो ये थे दोस्तों बांग्लादेश के, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के थे ये, क्या थे, तो राष्ट्रीय प्रोफेसर थे। तो इनको भारत में सम्मानित क्यों किया गया था, देखिए इनके कुछ उत्कृष्ट सम्मान हैं जिनके चलते जो पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों को भी दिया जाता है, ठीक है। और जैसे कि जो यहाँ का सबसे बेस्ट अवार्ड है नागरिक का होने का, भारत रत्न, वो भी बाहर के लोगों को दिया जा सकता है ना। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि भारत में उन्हें बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने हेतु पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, समझ गए चीजों को कि बांग्ला साहित्य जो कि दुनिया में है ना, एशिया में खासकर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला, और यहाँ पे पद्म भूषण इनको दिया गया है। इसके साहित्य पर और शिक्षा के क्षेत्र में काफी इनका योगदान रहा भारत में। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 2015 में साहित्य में उनको योगदान के लिए स्वाधीनता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि स्वाधीनता पुरस्कार कहाँ का है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ का, तो बांग्लादेश का, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला है कि प्रोफेसर अंजुमन जो हैं ये साल 2018 में बांग्लादेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित भी किए गए थे। यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत रत्न है यहाँ पे पुरस्कार सम्मान है नागरिक का, सर्वोच्च नागरिक होने का, उसी तरह बांग्लादेश का भी सर्वोच्च नागरिक होने का सम्मान है क्या, तो स्वाधीनता पुरस्कार। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये है बांग्लादेश का झंडा, या आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग थोड़ा बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए, क्योंकि रिलेटेड चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश का कैपिटल पूछ सकता है जो कि ढाका है, करेंसी है जो कि टका है, बांग्लादेशी टका कहते हैं इसको, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम भी अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो शेख हसीना। बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न है, तो हो सकता है कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीटेड पूछ लिया जाए, है ना, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन जो है ये 2018 की वहाँ के एक रिकॉर्ड के मुताबिक बताया गया है कि 16 करोड़ की लगभग जनसंख्या है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक, देखिए 3 लोगों का यहाँ पे साझा है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पहला इंडियन गवर्नमेंट है ना, और दूसरा है कौन, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, और तीसरा है दोस्तों वर्ल्ड बैंक यानी कि WB। ये WB और WB में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेस्ट बंगाल है और ये वर्ल्ड बैंक है। इनके बीच क्या हुआ है, तो दामोदर घाटी कमान क्षेत्र जो है इसको सिंचाई को लेकर सेवाओं को बढ़ाया जाए, तथा जितना भी, देखिए दामोदर घाटी जो है ना बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ जो आने के चलते यहाँ बंगाल के कुछ गाँव जो हैं वो यहाँ पे बाढ़ में डूबे रहते हैं। तो इसके ऊपर काम करने की चर्चा हुई बंगाल सरकार के साथ, जी हाँ, जो कि विश्व बैंक इसमें हस्तक्षेप किया है, यानी कि विश्व बैंक से पैसा आने वाला है। यहाँ पे सिंचाई सेवाओं को बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है, यानी कि यहाँ पे ये समझौता हुआ है। तो आप आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर कीजिएगा, कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। जिनका उत्तर डी आ रहा है नोट कर लेंगे। जी हाँ, 145 मिलियन डॉलर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके ऊपर कुछ टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक क्या है कि यह परियोजना है एक तरह का, ठीक है, दामोदर घाटी के लिए। तो पश्चिम बंगाल सरकार ही हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, क्योंकि झारखंड में भी दामोदर घाटी है, तो पश्चिम बंगाल में इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और इस नुकसान को झेलते हुए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे बोला है कि आपको ये 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई का सेवा भी लाभ मिल सकेगा, और यह क्षेत्र में प्रति वर्ष आने वाली जो बाढ़ है उसको बेहतर मैनेजमेंट के तौर पे इसको मदद भी मिल सकती है, यानी कि बेहतर जो प्रबंध इसको दिया जाएगा, तो इससे इन किसानों को हेल्प भी मिल सकती है इस बाढ़ के पानी से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि दोस्तों विश्व बैंक ने 145 मिलियन डॉलर का एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जी हाँ, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन यानी कि 123 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार का द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। ये दे रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार, ये दे रही है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये मिलाकर यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट से ये क्या की जाएगी, तो दामोदर घाटी परियोजना के ऊपर काम किया जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जैसे कि अमेरिका की एक टेनेसी घाटी प्राधिकरण है,
ये भी एक घाटी परियोजना ही है। इसके आधार पर ही दामोदर घाटी परियोजना का यहाँ पे काम होगा। जैसा कि इस घाटी परियोजना पे काम हुआ है अमेरिका में, वही काम यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना पे किया जाएगा, जिसके तहत 1948 में दामोदर घाटी निगम का स्थापना भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन है तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम हमेशा, जो भी स्टेट के बारे में बताऊं तो उसके गवर्नर, कैपिटल और चीफ मिनिस्टर का नाम ध्यान रखिएगा। तो जगदीप धनखड़ हैं, जी हाँ, और कोलकाता यहाँ की राजधानी है, और ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे WBK यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक 2 पॉइंट नोट किया है। वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर, ओके, अमेरिका में। और डेविड मालपास जो है यहाँ के अभी सचिव हैं, मुख्य प्रेसिडेंट हैं, और मेंबरशिप इसमें 179 देशों का है दोस्तों। ठीक है, और 173 कंट्री है IDA के हिसाब से। ठीक है, ये IBRD के हिसाब से है, ये IDA के हिसाब से है। ठीक है, चलिए तो ये आपका डेटा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, ये एक अच्छी सोच बन रही है भारत सरकार की, इंडियन आर्मी की भी। ठीक है, क्या है ये सोच कि भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को भी यहाँ पे सेना में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये कितने साल का प्रावधान है, अभी बहुत ही ट्रेंड में है ये न्यूज़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर है ये 3 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये 3 साल के अनुबंध पे, चूंकि देखिए इससे पहले जब सेना में आपको जब जॉब मिलती थी तो वो 5 साल के अनुबंध पे कराया जाता था, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने और यहाँ पे बहुत लोग जुड़े भी सेना में आने लगे, है ना। फिर इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया था, इनका जो जॉब पीरियड है वो 10 साल कर दिया गया। तो अभी के सिनारियो में अगर देखिएगा तो मिनिमम 10 साल का सर्विस होता है, कम से कम 10 साल आपको सर्विस करना है सेना में जाने के बाद। लेकिन ये अपने आप में पहली बार होगा कि जब ये 3 साल तक कहीं यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगा आपका, पहली चीज। यहाँ पे आपको सैलरी भी मिलेगी, और रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको यहाँ पे पेंशन मिल सकता है, लेकिन इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पे भारत सरकार और इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ टॉपिक मैंने लिखे हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें आपका जो शामिल होने का तरीका होगा वो स्वैच्छिक होगा, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और वेतन और पेंशन खर्च के भारी कमी होगी, जिसमें यहाँ पे कि जो इसमें आधुनिकीकरण में इसमें सेना को भी फायदा हो सकेगा, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। तो कम से कम लोग जुड़ेंगे, नए नए काम भी होते हैं वहाँ पे, जो कि हो सकता है कि युद्ध के लिए नहीं, लेकिन वहाँ पे जो टेक्निकल काम, नॉन टेक्निकल काम होते हैं उनके लिए भी आप लोग वहाँ पे जुड़ सकेंगे सेना में, आर्मी में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से कि इसका फाउंडेड अगर पूछे कब फाउंड किया गया था इस आर्मी के लिए, तो लिखिएगा इंडियन आर्मी का जो फाउंड किया गया था दोस्तों 1895 में 1 अप्रैल को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में ही है, या ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली है। और कमांडर इन चीफ हैं दोस्तों अभी हमारे रामनाथ कोविंद सिंह, जी हाँ रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। इनके जो कमांड होता है, इनको तीनों सेनाओं पे कमांड होता है। ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का ही कमांड हमारे राष्ट्रपति को होता है। इस चीज का नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पे राष्ट्रपति से ही संबंधित एक प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितना प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता करने में दान देंगे। और ये दान कहाँ देंगे, ये दान देंगे दोस्तों, जी हाँ PM केयर फंड में। देखिए यहाँ पे एक फंड बनाया गया है, इस फंड में ये दान देने जा रहे हैं अपनी कमाई का, यानी कि जो भी राष्ट्रपति को यहाँ पे सैलरी मिलती है उस कमाई का। जी हाँ दोस्तों, कितना परसेंट, तो 30%। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर इनकी सैलरी 5 लाख रुपए होती है, ठीक है, तो इसका 30% जो है ये क्या करेंगे, ये PM केयर फंड में डोनेट करेंगे। इससे क्या हो सकता है, तो इससे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज कि इस योगदान से, क्योंकि देखिए भारत का पहला नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, इस चीज का उनका हक बनता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो सेवा कर रहे हैं अपने देश का, उसमें से जो उनको सैलरी मिल रही है उसमें से, उस फंड में से 1 महीने का वेतन भी योगदान दिया है इन्होंने।
दूसरी चीजें है कि 30% यानी कि 30% की कटौती करने के बाद भी अपने सैलरी से वो देंगे यहाँ वेतन का। तीसरी चीजें यहाँ पे दोस्तों कि वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू जितने भी घरेलू दौरे हैं या कार्यक्रम है, यानी कि जो भारत में उनके दौरे थे, उसको यहाँ पे रद्द किया जाएगा, कटौती किया जाएगा, उसका जो खर्च होता है उसको कटौती किया जाएगा, और यहाँ पे वो पैसा जो है पीएम केयर फंड में जाएगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे अपडेट है। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, पीएम केयर फंड के बारे में क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो फॉर्मेशन हुआ इसका 28 मार्च, अभी पिछले मार्च में, अभी लास्ट मार्च में, और 51 दिन पहले आज से, है ना, तो लगभग 51 दिन मान लीजिएगा, अब तो 2 महीना से ऊपर हो गया है। ठीक है, 2 महीना होने वाला है अब तो। इसका हेडक्वार्टर पीएमओ ऑफिस है, ठीक है, न्यू दिल्ली, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, मेंबर कौन कौन है पीएम केयर फंड के, ये थोड़ा सा सोचने वाला और विचारणीय चीज है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर ही बनाए गए। एक अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, दूसरा मिसेस निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तीसरा राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और चौथा हमारे नेता हैं इनके नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि देश की मुखिया। यही 4 लोग ऐसे हैं जो कि इस पैसे का कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको खर्च करना है, कहाँ भेजना है या कहाँ नहीं भेजना है, इन सब का ब्यौरा इन 4 के अलावे और कोई नहीं जानता है। ठीक है, पहले पीएम फंड होता था, ठीक है, इससे पहले, आज भी है पीएम फंड, जिसका ब्यौरा पूरा मंत्रिमंडल जानता था कि कौन पैसा उसमें से पीएम फंड में से निकल रहा है कितना, और किस योजना में लग रहा है, किस परियोजना में लग रहा है, ये सारी चीजें बताई जाती थी। लेकिन इस योजना का, इस कोविड-19 के लिए जो खर्च होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 मेंबर ही जानेंगे, और इसके बारे में ही सारी चीजें इनको एड्रेस रहेगी। ठीक है, बाकी चीजें जब मार्केट में आएंगी तो ये चीजें बताई भी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये पैसा खा जाएंगे सब, और यहाँ से निकलेगा पैसा तो पता चलेगा ही देश में कि कौन पैसा कहाँ कौन दे रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेट है, वेबसाइट देख सकते हैं जाके, आप सारे अपडेट यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, pmcare.gov.in पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लाइटिंग डे इज ऑब्जर्व इन विच डे, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर होगा ए, 16 मई को मनाया जाता है दोस्तों। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, 16 मई को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर कुछ पॉइंट है। प्रत्येक वर्ष 16 मई को ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। यह दिवस किस लिए मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास के लिए, औषधि, संचार और ऊर्जा के विधि क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका, यानी कि जो लाइट की जो भूमिका होती है, उसके उपलक्ष्य में लाइट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल डे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 16 मई को। ठीक है, 1960 में जो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र और इंजीनियर थियोडोर मेमन थे, मेमन है ना, मेमन का आप लोग थ्योरी पढ़ते होंगे, द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ भी 16 मई को थी, इसलिए यह दिवस 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा, डेट याद रखिएगा, 16 मई इंटरनेशनल लाइट डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये अपने आप में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि ये संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए बहुत फेमस योजना है भारत सरकार की, पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसके कितने वर्ष अभी पूरे हो गए हैं, तो इसके पूरे हो गए हैं दोस्तों करीब 4 साल। जी हाँ, इस योजना के तहत क्या क्या चीज़ें रखी गई थी उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा। यहाँ पे पीएम उज्ज्वला योजना जो है दोस्तों, इसको शुरुआत किया गया था 2016 में। ठीक है, पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाइएगा। इस योजना के अंतर्गत जो कार्यान्वयन होंगे वो 4 साल सफलतापूर्वक होंगे, और इसमें अब तक के 8 करोड़ से अधिक परिवार को मदद किया जा चुका है। 8 करोड़ परिवार को ये गैस सिलेंडर दिया जा चुका है, ताकि वो घर में चूल्हे जैसे चीज़ों से खाना ना बनाए, वो सिलेंडर का और घर में गैस चूल्हे का उपयोग कर सकें। उसके अलावा करीब 8,432 करोड़ रुपए का जो इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित भी किए गए हैं। जी इस योजना के तहत लगभग 8432 करोड़, है ना, 8,432 करोड़ का प्रत्यक्ष डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट हुआ है उसको डीबीटी को माध्यम से स्थानांतरित भी किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध करना।
तो ये अपडेट था दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में, पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आप आंसर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और देखिए सभी का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगता है फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए आप लोग, है ना, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाकर लेकर आते रहें। रोज सुबह के 4 बजे हम लोग आपसे मिलेंगे, है ना, और वीडियो नहीं भी देख पाते हैं सुबह, तो सुबह उठ के भी एक बार जरूर चेक किया करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों मनाया जाता है 18 मई को, नोट कर लीजिएगा। तो आज का ये सिनारियो में क्वेश्चन इतना ही था। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो कि मैं आपको कल बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, और कल नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, यहाँ पे इस आपके इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि संग्रहालय दिवस को लेकर, तो आप नोट कर लीजिएगा। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा है कि इससे सबसे पहले 1983 में सेलिब्रेट किया गया था, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तीसरा है कि ये संग्रहालय दिवस जो हर साल मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, 1983 के बाद हर साल सेलिब्रेट किया गया है अभी तक, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि म्यूजियम और जितने भी पुरातन चीजें हैं उनको महत्व देना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों यहाँ से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। हमारे साथ आप जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। धन्यवाद।